हाय ऑल एंड सॉरी फॉर पोस्टिंग सो लेट। एक्चुअली बीच में कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए थे जिसकी वजह से वीडियो को थोड़ा सा डिले करना पड़ा, बट डोंट वरी बिकॉज आई एम बैक विद अनदर हिट। तो आज की वीडियो है पार्ट 2 ऑफ हिगुराशी व्हेन दे क्राई, जिसका मतलब है कि पिछली कहानियों के जितने भी लूप होल्स और आंसर्स थे ना, वो आपको आज इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो अब आप में से जिसने भी ये सीरीज नहीं देखी है वो पहले इस आई बटन पर क्लिक करके मेरी पिछली वीडियो को देख ले, ताकि आपको ये वाली वीडियो देखने में और मजा आए। तो मैंने आज की ये वीडियो के लिए काफी रिसर्च और मेहनत की है एंड आई एम क्वाइट एक्साइटेड। तो इसके साथ अब बकवास करते हैं बंद एंड लेट्स रोल द इंट्रो। तो इस सीजन में भी कुछ छोटी छोटी कहानियां हैं जिसके थ्रू हम सीरीज को समझने की कोशिश करते हैं। तो पूरी वीडियो को बड़े ध्यान से सुनना। तो कहानी शुरू होती है और हम इन सब बच्चों को स्कूल में एक गेम खेलते हुए देख पाते हैं जिसमें एंड में केइची हार जाता है और फिर उसको एक फीमेल मेड के कपड़े पहनने पड़ते हैं। इस वाली कहानी के मेन फोकस में रेना होती है, जो कि अब तक सबसे शांत बंदी लग रही थी। पर इस कहानी में हम जान पाते हैं कि कैसे रेना की मदर ने उसके फादर को डिवोर्स दे गया था और उसके बाद रेना ने अपने फादर को चुना था। पर कुछ सालों तक अकेले रहने के बाद रेना के फादर एक गलत औरत के चंगुल में फंस जाते हैं, जो कि एक गैंग का हिस्सा थी जो मासूम लोगों को फंसाते थे और उनसे पैसे ऐंठते थे। तो रेना को इस बारे में पता चल जाता है, पर रेना खुद को हेल्पलेस महसूस करती है क्योंकि उसके फादर इस औरत से काफी प्यार करते थे। तो रेना पूरे मैटर को अपने हाथों में ले लेती है और फाइनली उस औरत को जंक यार्ड में ले जाती है, जहाँ से किसी के चिल्लाने की आवाज बाहर नहीं निकल सकती थी। तो इसका फायदा उठाकर वो औरत रेना पर अटैक कर देती है, लेकिन हमारी रेना तो पहले से ही रेडी थी ना। तो रेना उसको मार डालती है और उसके बाद उसकी बॉडी के कई टुकड़े कर देती है। अब रेना जो थी वो तो एक छोटी बच्ची थी ना, तो उसको ये टुकड़े करने में काफी टाइम लगता है। तब तक शाम हो जाती है और शाम होते ही रेना के दोस्त भी यहाँ इस जंक यार्ड में आ जाते हैं और वो ये सब देखकर काफी हैरान तो होते हैं, पर वो अपनी दोस्ती के खातिर रेना को हेल्प ऑफर करते हैं। देन ये सब मिलकर उन टुकड़ों को ले जाते हैं और कहीं छुपा देते हैं। देन ये लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अरे भाई हिनामिज़ावा है, यहाँ चीजें इतनी जल्दी ठीक कैसे हो सकती हैं। तो कुछ दिनों तक चीजें नॉर्मल दिखाई पड़ती हैं, पर वापस सब कुछ रिपीट मोड में होने लगता है, जैसे कि केइची का कार्ड गेम, देन मियोन और सियोन का मिलना। देन यहाँ आता है तोमिताके और उसके साथ आती है ताकानो मियो। तो ताकानो रेना को अपनी एक डॉक्यूमेंट्री देती है जिसमें उसने हिनामिज़ावा पर कुछ रिसर्च लिखी हुई थी। अब इस चीज को बड़े ध्यान से सुनना। तो इस रिसर्च के अकॉर्डिंग वो बताती है कि हिनामिज़ावा में कई सालों पहले एलियंस आए थे और उनके यहाँ आने से इस लैंड पर वायरस फैलने लग गए थे और इन वायरस से यहाँ के लोग मारे जाने लगे थे। लेकिन यहाँ एक ऐसा इंसान था जिसने इस पर रिसर्च करके उस वायरस का इलाज ढूंढ निकाला था और वायरस का इलाज का लोगों पर असर भी होने लगा था। पर उसने कुछ रूल सेट कर दिए थे ताकि वायरस बाहर ना फैल सके। इस रूल के हिसाब से ना कोई हिनामिज़ावा आ सकता था और ना ही कोई हिनामिज़ावा से बाहर निकल सकता था। क्वारंटीन बोलते हैं बेबी उसको। बताओ उस वक्त भी कोरोना वायरस जैसा कुछ फैला ही हुआ था शायद। पर यहाँ के लोग इस इंसान को ओयाशिरो सामा गॉड बनाकर इसकी पूजा करनी शुरू कर देते हैं। तो अब ये वाली कहानी पे मैं बाद में आती हूँ, इससे पहले हम वापस आ जाते हैं अपनी सीरीज के प्लॉट पर। तो ये सब कुछ रेना को उस किताब से पता चलता है। नाउ बैक टू द स्टोरी लाइन। तो अब आता है वातानागाशी फेस्टिवल और यहाँ वापस से तोमिताके और ताकानो मियो की मौत हो जाती है और हम धीरे धीरे रेना को इनसेन बनते हुए देख पाते हैं। रेना अब अपने ही दोस्तों पर शक करने लगी थी, जैसे शुरुआत में केइची के साथ और उसके दोस्तों के साथ हो रहा था। तो क्योंकि मियोन एक इन्फ्लुएंशियल फैमिली से थी तो उसको लगा कि मियोन रेना को फंसाना चाह रही थी, क्योंकि रेना को अब तक डेड बॉडी के पार्ट्स नहीं मिल रहे थे। लेकिन जब केइची मियोन से पूछता है तो मियोन बताती है कि उसने उस डेड बॉडी को वहां से हटवा दी थी, क्योंकि जहां डेड बॉडी के पार्ट्स गाढ़े हुए थे इन लोगों ने, वहां कुछ दिनों में गवर्नमेंट की तरफ से कुछ कंस्ट्रक्शन का काम होने वाला था, जिसकी वजह से ऑब्वियसली खुदाई होती तो बॉडी के पार्ट्स मिल जाते। पर रेना को इन सब बातों पर भरोसा नहीं होता और वो बिल्कुल ही किसी इंसेन की तरह बिहेव करने लगती है। एक दिन अचानक ही रेना अपने स्कूल को गैस चैम्बर बना देती है, जिसको एक क्लॉक के साथ अटैच करके वो हथियारों के साथ स्कूल के अंदर घुस के सबको बंदी बना लेती है।
डैम दिस गर्ल। यहाँ हिनामिजावा की पुलिस आ जाती है जिसमें हमारे प्यारे ओइशी भी थे। तो ओइशी रेना के साथ में बार्गेन करने की कोशिश करते हैं बट ऑल इनटू वेन। रेना के सर पर तो जैसे कोई जुनून सा सवार था। रेना बार बार यही बोल रही थी कि सबको मिलकर आज रात एलियन से लड़ना होगा वरना सब के सब मारे जाएंगे। बट एनी हाउ केइची सबके साथ मिलकर स्कूल को इवैक्यूएट कर देता है और फाइनली केइची और रेना के बीच में एक 1-on-1 फाइट होती है जिसके एंड में रेना इमोशनल होकर हार मान लेती है। लेकिन प्लॉट ट्विस्ट, इतनी जल्दी चीजें यहाँ ठीक नहीं हो सकती हैं बॉस, क्योंकि ये तो हिनामिजावा है, यहाँ पे हैप्पी एंडिंग्स नहीं होती हैं। सो इसी रात को ही हम न्यूज चैनल पर एक फ्लैश देख पाते हैं जिसमें द ग्रेट डिजास्टर ऑफ हिनामिजावा लिखा हुआ था। यानी कि सेम रात को ही गैस रिलीज हुई और 2000 लोग अचानक से ही मौत की नींद सो जाते हैं। तो अब इस कहानी में आता है 10 साल का ली और हम हमारे टोक्यो के डिटेक्टिव और ओइशी को हिनामिजावा आते हुए देख पाते हैं। ये लोग स्कूल में रुकते हैं जहां ओइशी डिटेक्टिव को वो किताब देता है जो रेना ने पढ़ी हुई थी। तो इसके बाद ओइशी बताता है कि पूरे गांव में सिर्फ एक इंसान जिंदा बच पाया था और वो था गेस हु, रेना। क्योंकि उस रात रेना को ओइशी अरेस्ट करके ले गए थे। देन रेना बताती है कि कैसे उस वक्त रेना का दिमाग खराब होने लगा था और सडनली उसको हर तरफ अजीब अजीब चीजें दिखाई देने लगी थी। उसको ओयाशिरो सामा भी दिखाई देने लगा था। इसके साथ ही रेना ये भी बताती है कि कैसे एक रात रिका ने मरने से पहले उसको बोला था कि ये हिनामिजावा धीरे धीरे सड़ रहा है और इसको कोई नहीं बचा सकता। पहले ताकानो तोमिताके का मर्डर होगा और फिर रिका का मर्डर होगा और फाइनली पूरे हिनामिजावा का खात्मा हो जाएगा। देन रिका एक नए हिनामिजावा की खोज पर निकल जाएगी और किसी नए हिनामिजावा में जाकर वो दूसरों की फ्रेंड बनेगी। तो अब मैं जो भी बोलूं उसको बहुत ही ध्यान से सुनना। सो इसके बाद सीन कट होता है और हम रिका को किसी वॉइड में पाते हैं। उसकी वॉइस सुनाई देती है बट हम उसको देख नहीं पाते और रिका के आसपास टाइम फ्रेगमेंट्स उड़ रहे थे। तो रिका बताती है कि टाइम लूप में मूव करता है और हर इंसान के पास लाइफ में कुछ चॉइसेस होते हैं। ये चॉइसेस सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि हमारे आसपास रहने वालों का भी फ्यूचर डिसाइड करते हैं। एक गलत चॉइस से आप अपनी और अपने आसपास वालों की जिंदगी सवार या बर्बाद कर सकते हो। और रिका कई हजार सालों से इन्हीं चॉइसेस के बीच में घूम रही थी। तो रिका बहुत अच्छे से जानती है कि उसके दोस्त क्या चॉइसेस करेंगे और क्या नहीं, क्योंकि हर बार उसके दोस्तों के बनाए हुए चॉइसेस की वजह से कुछ ना कुछ बहुत बुरा होता है हिगुराशी में। तो ये थी असली वजह कि क्यों इस पूरी सीरीज में हमें छोटी छोटी सी कहानियां दिखाई देती हैं, क्योंकि ये सब अलग अलग हिनामिजावा और अलग अलग टाइम लूप्स का करामात है। तो एक और चीज हमें यहाँ पे ये पता चलती है कि रिका के साथ किसी और को भी हम यहाँ पे देख पाते हैं। अब एक सीक्रेट सुनो तुम, ये लड़की असल में एक गॉडेस थी, द ट्रू फॉर्म ऑफ ओयाशिरो सामा। इसका नाम था फुरुदे हान्यू और ये ही रिका को हेल्प कर रही थी बार बार रीइंकारनेट करके इस धरती पर आने के लिए। तो इसके बाद हान्यू रिका को पूछती है कि क्या रिका एक दूसरे हिनामिजावा में एंटर करने के लिए रेडी है और एक फ्लैश आता है और अगले ही सीन में हम रिका को हिनामिजावा में देख पाते हैं। यानी रिका ने फिर से धरती पर जन्म ले लिया था। अब ये वाला जो हिनामिजावा था वो पिछले सारे हिनामिजावा से बहुत अलग था। इसका फर्स्ट एग्जांपल हमें तब मिलता है जब प्राइज में मिली हुई डॉल को केइची मियोन को दे देता है, ना कि रेना को, और इससे मियोन खुश हो जाती है। ऐसे ही जब जब किसी दोस्त पर मुसीबत आती है तो वो दूसरे दोस्तों से छुपा कर अपने दिल में ग्रज रखने की जगह एक दूसरे से बातें शेयर करते हैं और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, जिससे सबके दोस्ती का बॉन्ड जो है वो बढ़ जाता है और कोई किसी गलत रास्ते पर भी नहीं जाता। ऐसे में रिका को पहली बार ये उम्मीद जागती है कि शायद इस बार सब कुछ ठीक होगा और हिनामिजावा में वो अपने दोस्तों के साथ जिंदा रह पाएगी। तो अब स्टोरी कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि हर हिनामिजावा में कुछ चीजें जो होती हैं वो हमेशा कॉमन रहती हैं। जैसे कि जून 1983 में वाटानागाशी का फेस्टिवल शुरू होता है, जिस रात को तोमिताके और ताकानो मियो का मर्डर हो जाता है और उसके बाद मौत का सिलसिला चलता है जिसमें रिका का एंड में मर्डर होता है। जिसके बाद होता है द ग्रेट हिनामिजावा डिजास्टर, जिसमें पूरा हिनामिजावा खत्म हो जाता है। नाउ बैक टू द स्टोरी लाइन। तो अब आता है हिनामिजावा का फेस्टिवल और रिका काफी परेशान होती है और भागकर तोमिताके के पास जाती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो अपना और ताकानो का ख्याल रखे बस एक रात के लिए, और एक रात के लिए किसी भी हालत में जिंदा रहने की कोशिश करे। ये सुनकर तोमिताके हंसने लगता है, पर रिका और उसके दोस्त तोमिताके और ताकानो को उनके घर तक पहुंचा कर आते
बचाते हैं ताकि वो लोग रास्ते में सेफ रहें। तो अब आता है कहानी में असली ट्विस्ट। हम देख पाते हैं कि ताकानो ही तोमिताके का मर्डर करने के लिए उसके अंदर हिनामिजावा वायरस लेवल 5 वाला डाल देती है ताकि सबको ये लगे कि तोमिताके का मर्डर नहीं हुआ बल्कि वो ओयाशिरो सामा के कर्ज से मारा गया है। और फिर अपने एक चेले को बोलती है कि एक फेक डेड बॉडी अरेंज करवा दे, फेस जलाकर उस पर अपना डीएनए इंजेक्ट कर देती है, जिससे सबको ये लगता है कि तोमिताके के साथ साथ अब ताकानो भी मारी गई बिकॉज ऑफ ओयाशिरो सामाज कर्स। लेकिन इसमें इशू ये था कि उसकी लाई हुई डेड बॉडी वातानागाशी के फेस्टिवल से 1 घंटे पहले मारी जा चुकी थी और ताकानो को रीका और उसके दोस्तों ने वातानागाशी फेस्टिवल में देखा था। एंड दिस इज वाई पिछली कहानियों में रेना को लगा था कि उसने ताकानो मियो के गोस्ट को देखा था। सो उस रात रीका को नींद नहीं आती और उसके दोस्त उसके लिए काफी वरिड थे, इसलिए सातोको ने अपने घर पर सारे दोस्तों को बुला लिया था। काफी रात होने के बाद रीका देखती है कि उसके मर्डरर्स उसका किडनैप करने के लिए फाइनली आ गए हैं, इसलिए रीका सातोको के साथ भागती है और उसके फ्रेंड्स हेल्प करते हैं उसे बचाने में। इनका प्लान ये था कि ये लोग भागकर हिनामिजावा पुलिस स्टेशन नहीं तो हिनामिजावा से बाहर भाग जाएंगे, पर एंड में ये लोग पकड़े जाते हैं और ताकानो मियो एक एक करके रीका के सारे दोस्तों को मार डालती है। पर यहाँ रीका को फाइनली ये पता चल जाता है कि आखिर इन सब के पीछे था कौन। वो थी ताकानो मियो। अब मियो को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए रीका को जिंदा रख के उसके इंटेस्टाइन निकालने थे। इसके लिए वो रीका को बेहोशी का इंजेक्शन लगाने ही वाली होती है कि रीका उसको मना कर देती है और रीका को ऐसा करते देख फुरुदे हान्यू काफी पेन महसूस करती है। पर रीका बोलती है कि अगर रीका ने ऐसा नहीं किया तो रीका ये सब भूल जाएगी, क्योंकि हर बार रीका को अपने मौत से पहले के कुछ पल याद नहीं रहते और जो चीज रीका याद नहीं रख सकती वो हान्यू भी याद नहीं रख सकती। सो फाइनली रीका को ताकानो मियो जिंदा ही उसके इंटेस्टाइन निकाल देती है। इसके बाद होता है ग्रेट हिनामिजावा डिजास्टर और अगेन पूरा हिनामिजावा खत्म हो जाता है। पर मैंने कहा था ना कि इस बार का हिनामिजावा बहुत अलग है। तो बेसिकली जैसे ही रीका की डेथ हो जाती है, हम इस बार रीका की आत्मा को अकेले नहीं देखते बल्कि उसके साथ में उसके सारे दोस्तों की आत्माएं थी और सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के ये प्रॉमिस करते हैं कि चाहे कुछ हो जाए वो लोग हमेशा साथ रहेंगे और एक साथ मिलकर ही इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाया जा सकता है। तो ये था की बिहाइंड द हिगुराशी काई। इसके बाद एक नई स्टोरी शुरू होती है और हम ताकानो मियो का बचपन देख पाते हैं, जहाँ उसके फादर एक एक्सीडेंट में मारे जाते हैं और ताकानो अपने फादर के एक प्रोफेसर के साथ में रहने लग गई थी जो कि काफी इंटेलिजेंट थे और अपने एक काफी खास वायरस वाले प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। ये सब जानकर ताकानो मियो को भी इस सब में इंटरेस्ट आने लगा था, पर प्रोजेक्ट के लिए पैसे एंड रिसोर्सेज चाहिए थे जो कि स्पॉन्सर से आते हैं। लेकिन स्पॉन्सर्स उसके इस प्रोजेक्ट को दकियानूसी बोलकर ठुकरा के चले जाते हैं, जिसका इफेक्ट ताकानो मियो पर पड़ता है और अब मियो बड़े होते होते उसको गवर्नमेंट के इस सीक्रेट प्रोजेक्ट पर हेड इंचार्ज बनाकर हिगुराशी भेज दिया जाता है। अब तक मियो इंसानियत पूरी तरह से भूल चुकी थी और वो एक चालाक साइको की तरह इस वायरस की एग्जिस्टेंस को प्रूव करने में लगी हुई थी। तो इस कहानी में हमें एक और सवाल का जवाब मिलता है। याद है जब रेना ने कहा था कि उसने ओयाशिरो सामा को देखा है? असल में हान्यू रीका के पास जाने से पहले रेना के पास गई थी, पर रेना उसको देखकर डर जाती है। ऐसे ही जब केइची और सातोशी को ये लग रहा था कि उनका कोई पीछा कर रहा है तो वो हर बार हान्यू ही होती है, क्योंकि हान्यू आगे आने वाले सारे खतरों के बारे में जानती है और वो इन सब को बचाना चाहती थी रीका के लिए। नाउ बैक टू द स्टोरी लाइन। ताकानो मियो की इस कहानी में अब वक्त आ जाता है रीका और हान्यू की एंट्री का। एक बार फिर से रीका और हान्यू हिनामिजावा को बचाने की कोशिश करते हैं और हम देख पाते हैं कि इस बार हान्यू ने धरती पर एक बॉडी में जन्म लिया था। रीका ये देखकर शॉक्ड हो जाती है, पर हान्यू उसको ये बताती है कि अब वो एक हेल्पलेस गॉडेस बनकर सब कुछ देखना नहीं चाहती है, अब वो खुद इस सब में इन्वॉल्व हो। हान्यू ये भी बताती है कि पिछले हिनामिजावा से उसने यही सीखा है कि अगर सब लोगों ने मिलकर ट्राई किया तो ये लोग जीत सकते हैं। बट इधर रीका पिछली लाइफ के बारे में काफी कुछ भूल गई थी, क्योंकि बार बार रीका को रीइनकार्नेट करने के चक्कर में हान्यू की भी पावर्स जो है वो कम होने लगी थी और शायद से ये हान्यू का आखिरी मिशन था।
इसके बाद शायद हान्यू के पास में इतनी पावर नहीं रहेगी कि वो दोबारा रीका को रीइंकार्नेट कर सके, इसलिए वो अपना 100% यहाँ देना चाहती थी। इसके बाद हम हान्यू को अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए देख पाते हैं। खेलते खेलते अचानक से हान्यू को चोट लग जाती है और वहाँ आ जाते हैं ताकानो मियो और तोमिताके। वैसे तो रीका सब कुछ भूल गई थी, पर हान्यू जैसे ही ताकानो मियो को देखती है उसको सब कुछ फ्लैश में याद आ जाता है। तो वो रीका को बता देती है कि उनका जो दुश्मन है वो है ताकानो मियो। पर हान्यू को ये याद नहीं था कि ताकानो आखिरकार रीका को मारना चाहती क्यों थी। सो इसके बाद रीका हान्यू के साथ मिलकर डॉक्टर इरी और तोमिताके के पास जाती है और उनसे कन्फेस करती है कि उन्हें लगता है ताकानो ऐसा कुछ करने वाली है। जिसे सुनकर पहले तो इरी और तोमिताके हंसते हैं, पर थोड़ी देर सोचने के बाद इरी और तोमिताके कंक्लूड करते हैं कि ये बिल्कुल पॉसिबल है कि ताकानो ऐसा कुछ करे। वहीं दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि टोक्यो में डिटेक्टिव आकासाका की टीम को अचानक से डिसमेंटल कर दिया जाता है, जिसके कई सारे पॉलिटिकल फेसेस दिखाई पड़ते हैं। ये सब देखकर आकासाका को कुछ गड़बड़ फील होती है और उसको रीका की याद आने लगती है। तो आकासाका रीका को बचाने और हिनामिजावा के मर्डर्स की मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए हिनामिजावा आने का फैसला कर लेता है और उसके इस कॉज में ओइशी भी उसका साथ देते हैं। देन वी कैन सी डॉक्टर इरी और टोमिताके कुछ इन्वेस्टिगेशन के बाद रीका को बताते हैं कि रीका क्वीन बी है एंड उसकी डेथ से पूरा हिनामिजावा बिखर जाएगा, और अगर ऐसा होता है तो गवर्नमेंट एक क्लीन अप कैंप चलाएगी और पूरे हिनामिजावा को खत्म कर दिया जाएगा। इसी कन्वर्सेशन के बीच में ओइशी और आकासाका भी आ जाते हैं। फिर रीका और हान्यू ये सब अपने दोस्तों को भी बता देते हैं। अब ये लोग मिलकर फर्दर इन्वेस्टिगेशन में लग जाते हैं और ताकानो पर नजर रखने लगते हैं। अब बारी आती है प्लानिंग प्लॉटिंग करके इस पूरे गेम को बदलने की। तो इस पूरी कहानी में जो मेन किक था वो ये था कि क्वीन बी यानी रानी रीका के मरने के 48 आवर्स के अंदर अंदर हिनामिजावा वायरस स्टेज 5 पर पहुंच जाएगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो ताकानो की ये थ्योरी फेल हो जाएगी। प्लान के अकॉर्डिंग ये लोग रीका को एक रात पहले गायब करवा के सोनोजाकी मेंशन के बेसमेंट में ले जाते हैं और डॉक्टर इरी और ओइशी की मदद से एक फेक लाश को रीका का बताकर ये खबर फैला दी जाती है कि रीका 2 दिन पहले से ही मारी जा चुकी है। ये सुनकर ताकानो मियो का दिमाग खराब हो जाता है और वो अपने साथियों के साथ रैट चेज शुरू कर देती है और तोमिताके को पकड़ लिया जाता है। ताकानो की टीम सोनोजाकी मेंशन पहुंचकर जैसे ही रीका को किडनैप करने वाली होती है, वहां आ जाता है आकासाका और सबको मारकर वहां से भगा देता है। इसके बाद ये लोग 2 टीम में डिवाइड हो जाते हैं और रीका, हान्यू और उसके दोस्त हिनामिजावा माउंटेन की तरफ जाते हैं, जिसको ताकानो मियो को पता चल जाता है और ताकानो की पूरी टीम उनका पीछा करने लगती है। दूसरी तरफ सियो, तोमिताके और इरी इंस्टीट्यूट बेस की तरफ जाते हैं ताकि टोक्यो गवर्नमेंट को सब बताकर वहां से स्पेशल फोर्सेस को बुलवाया जा सके और इस करप्शन के बारे में भी बताया जा सके। अब इन लोगों की इंस्टीट्यूट में गार्ड्स के साथ झड़प हो जाती है, जिसमें रेडियो स्टेशन को काफी नुकसान पहुंचता है। देन सियो एक सीक्रेट रूम में पहुंचती है जहां उसको मिलता है सातोशी। यस, सातोको का बड़ा भाई सातोशी आज भी जिंदा था, बट वो हिनामिजावा वायरस के स्टेज 5 पर पहुंच गया था और अपनी आंटी का मर्डर कर दिया था। देन ये लोग शहर पहुंचते हैं और वहां तोमिताके कॉल करके स्पेशल फोर्सेस को बुला लेता है, जो कि थोड़ी ही देर में हिनामिजावा पहुंच जाते हैं और ताकानो की पूरी टीम को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब ताकानो मियो अपनी हार से खुश नहीं थी, क्योंकि ऑब्वियसली ये उसके ग्रैंडफादर का ड्रीम प्रोजेक्ट था जिसको इसने अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बना लिया था। उसके पास एक गन होती है जिसमें सिर्फ एक बुलेट थी, जिससे वो मियो को मारने ही वाली होती है कि वहाँ हान्यू आ जाती है और वो ताकानो की गोली को डिच कर देती है। यहाँ जैसे ही टीम ताकानो को अरेस्ट करने वाली होती है, तोमिताके उनको रोक देता है और वी कैन सी ताकानो हिनामिजावा वायरस की चपेट में आ चुकी थी और खुद को नोचने लगी थी। देन उसको तोमिताके और इरी रेस्क्यू करके इंस्टीट्यूट ले जाने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ होती है हिनामिजावा की हैप्पी एंडिंग। अब रीका और हान्यू एक नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं और अब फाइनली रीका बड़ी होकर एक एडल्ट बन सकती थी। तो इसके साथ ही सीरीज की होती है यहीं पे हैप्पी एंडिंग। कुछ एंड क्रेडिट सीन्स में हम रीका को एक एडल्ट की तरह देख पाते हैं, जहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली वो रीका ही थी। एंड
ओयाशिरो सामा के कर्ज के बारे में एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बिकॉज चैनल अभी नया है ना यार। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर मन नहीं करता ना काम करने का आगे, और मन नहीं करेगा तो फिर आपके लिए अच्छा कंटेंट कौन लेके आएगा। यस, अच्छे कंटेंट के लिए सब्सक्राइब इज़ द मस्ट। सो बाय।